हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग एक बिल्कुल नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली डोज का, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडियन इकॉनमी। ओके। और हमारा बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो है डेली डोज आएगा, इन्वायरमेंट का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, पॉलिटी का आएगा। तो आज हम लोग डेली डोज में देखेंगे इंडियन इकॉनमी। नाउ यहाँ पे टॉपिक इंडियन इकॉनमी इसलिए है और इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जितना भी एग्ज़ाम्स है इंडिया में, आप चाहे वो यूपीएससी से स्टार्ट करिए, सीएपीएफ का, ईपीएफओ का, सीडीएस का, एसएससी का, तो इकोनॉमिक्स का जितना भी क्वेश्चन आता है ना, जितना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी रहता है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपको बहुत माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना है, तो इस बात का क्लैरिटी आप स्टार्टिंग में ही रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरली लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पर आपको एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है इस डेली डोज वाले में हम लोग क्वेश्चंस वैसे ही लेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम रेलिवेंट है, और इस तरह से भी लेंगे कि आपका अगर कोशिश करेंगे कि कोई टॉपिक अगर आपका छूट रहा है तो अगर आप एक आध क्वेश्चन उससे कर लें तो वो आप उसका मतलब ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं या फिर जो भी लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है उसको अगर आप देखते हैं, एक बार खोल के गूगल करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है। तो आप जो है इस पूरे सीरीज़ को बहुत स्मार्टली यूज़ करिए, पूरे अपने इफ़ेक्टिवली यूज़ करिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए। कुछ भी करके आप इन सब वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, और जो है आप फिर इंडियन इकॉनमी का कह सकते हैं कि आप अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। बेसिकली हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस को होगा पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा। पहले आप अगर आपका नॉलेज है आपको तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे मल्टीपल, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, दो हो सकता है, तीनों सही हो सकते हैं या तीनों गलत हो सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किया गया है कि आपको एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम के सिचुएशन को ही देखते हुए या उसके पैटर्न को ही देखते हुए क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाएगा। और वर्डिंग्स भी जो है मतलब कौन कौन सा चेक पॉइंट्स है, किस किस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर से आपको अकस्टम कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाइएगा तो फिर आपका गलती करने का चांसेस कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, और किन सब जैसे कुछ स्टेटमेंट्स में भी क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में या उस स्टेटमेंट के बारे में, पर फिर भी स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ रहता है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर होता है ना, अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करें तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी अगर हमारा कोशिश रहेगा कि आप जो है उन सारे टेक्निक्स को भी सीखिए जो कि आपके काम आएगा जीएस का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करेंसी इन इंडिया। ओके, पहला स्टेटमेंट है द कॉइन्स आर इशूड, ये डी छूट गया यहाँ पर, ये इशूड होगा, इशूड बाय द गवर्नमेंट, जीओआई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है द नोट्स ऑफ एवरी डिनोमिनेशन इज इशूड बाय आरबीआई। ओके, मतलब जो हमारा रूपी नोट्स होता है ऑफ एवरी डिनोमिनेशन, देखिए अब आप यहाँ पर जो है वर्ड्स का ध्यान रखिए, ऑफ एवरी डिनोमिनेशन इज इशूड बाय आरबीआई। तीसरा है हमारा कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है 1 and 3। 1 and 3 मीन्स जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द नोट्स ऑफ एवरी डिनोमिनेशन इज इशूड बाय आरबीआई। देखिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट ही आपको ये वर्ड का ध्यान रखना चाहिए था। जब भी एक्सट्रीम सेंटेंसेस रहता है आपका किसी भी एग्ज़ाम में, जब भी एक्सट्रीम सेंटेंस आए तो आपका एक बार जो है वहाँ पर
मतलब आपको ध्यान में बिल्कुल आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट मे भी हो सकता है, मे भी गलत, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन करता है कि आप वर्ड्स खोजे और एलिमिनेट कर दे, लेकिन वो होता क्या है कि वो सही होता है स्टेटमेंट। तो इसीलिए जब भी आपका एक्सट्रीम वर्ड्स या सेंटेंसेस जहाँ पर भी आता है, तो वहाँ पर आप एक बार रुक कर सोचिए ज़रूर कि मे भी हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट गलत हो, और फिर उसके बाद आप इंटेलिजेंट गेसिंग से जो है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, द कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011 shall be legal tender in payment or an account provided that a coin has not been defaced। ये देखिए, ये जो एग्जैक्ट ये जो वर्ड्स है, ये जो सेंटेंसेस है, दीज आर टेकन फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई का साइट में आप एफएक्यूज में जाइएगा, उनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है, तो उसमें करेंसी में ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब हुआ, ये बता रहा है कि कॉइन हैज़ नॉट बीन, मतलब कॉइन का लीगल टेंडर क्या होता है। यहाँ हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए, कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी शैल बी लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो 1 रुपये का कॉइन है, वो उससे, जैसे हमारे 2 पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमको आपको 1000 रुपीज़ देना है, तो उस 1000 रुपीज़ को हम अगर 1 रुपी कॉइन से देना हमको है, अगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपी कॉइन ही है, तो सिर्फ हम आपको सिर्फ 1000 तक ही वो दे सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर दीजिए या आप बोलिए कि नहीं अब हम नहीं ले पाएंगे, तो 1000 तक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर 1000 के अबव जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपी जो आपका कॉइन होता है, उससे मैक्सिमम हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 1000 का, और उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, वैसे ही 50 पाइस का होता है, ये आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या है, अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था, हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो था, ये क्या था, नोट्स ऑफ एवरी डिनोमिनेशन इज इशूड बाय आरबीआई। यहीं पर जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत दे दिया है। एवरी बैंक नोट, यहाँ पे एवरी बैंक नोट इशूड बाय आरबीआई जो है वो कौन कौन सा है, ₹2 से स्टार्ट होता है। ओके, ₹1 का जो डिनोमिनेशन का जो होता है वो दैट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस यही है आपका ये जो चेक पॉइंट था। अगर आपको दिया हो कि आरबीआई किस किस डिनोमिनेशन का रुपी इशू करता है, तो वो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 5, 10, 20, 50, 100, ₹500, 2000 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन ₹1 का जो है, या ₹1 को जो आप बोल सकते हैं कि जो इशू करता है वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिंटिंग भी जो करती है दैट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी था तो आप एक्सट्रीम सेंटेंस से भी एक चांस ले सकते थे। आपका 50% चांस होता कि आप इस क्वेश्चन को सही कर देते, पर फिर भी कोशिश करिए कि आपको इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा पता हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले को आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाके जो है आरबीआई के साइट से पढ़ सकते हैं। देखिए, यूपीएससी या किसी भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम का ये मतलब एक तरीका होता है कि वो हमेशा स्टैंडर्ड सोर्स से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना भी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशंस पढ़िएगा तो आपके लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। या तो आप डायरेक्टली सोर्स से पढ़िए, या तो आप डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड बुक है उससे पढ़िए। इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुत बार कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि आप उसको गलत एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इधर ये क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ड्स जो आपको ध्यान रखना है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और अनसिक्योर्ड भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा, कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू सीपी मींस कमर्शियल पेपर। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ रिसेंटली, अब देखिए यहाँ वर्ड जो है रिसेंटली, उसका आपको ध्यान रखना है, इट इज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो विच ऑफ दीज आर करेक्ट, आप अटेम्प्ट करिए और फिर जो है हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब वो गलत क्यों है उसका हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर,
देखिए कमर्शियल पेपर क्या है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अ फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट था कि इट इज़ इंट्रोड्यूस रिसेंटली। देखिए जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया हो रिसेंटली या मतलब कॉन्स्टेंटली या इस तरह का जब दी स्टेटमेंट, ये सब एक्सट्रीम सेंटेंसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, रिसेंटली का मतलब हुआ कि पिछले 5 साल में, ठीक है, या फिर पिछले 6 ईयर्स 7 ईयर्स, पर उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब ऐसा दिया हुआ रहेगा कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब पिछले बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है या उसके पहले बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसी तरह से आपको मीन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990, तो ऑब्वियसली ये रिसेंटली नहीं है, ये आपका लिबरलाइजेशन के समय का है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसेंटली नहीं है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अब थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1980 विद द व्यू टू इनेबलिंग हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स। देखिए हाईली रेटेड मतलब कुछ सारे लोग बोरो नहीं कर सकते हैं। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स जो डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स या बिजनेसमैन लोगों को क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग की ज़रूरत होती है। अगर उनको फॉर एग्जांपल कुछ सामान खरीदना है या कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का जो मैंने जितना भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो बेसिकली मनी मार्केट से होता है। ठीक है, मनी मार्केट जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स में आपने पढ़ा होगा कि मनी मार्केट जो होता है वो स्मॉल टाइम के लिए होता है, वो कम टाइम के लिए होता है, तो उसी में हम लोग कह सकते हैं कमर्शियल पेपर आपका एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर्स, ये तो सही है क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक एवेन्यू मिल जाता है जहाँ से वो पैसा ले सकते हैं। और सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर ऑल इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज वर ऑल्सो परमिटेड टू सीपी, मतलब लेटर ऑन जो है स्टार्टिंग में ये कॉर्पोरेट्स के लिए किया गया था, बट लेटर ऑन प्राइमरी डीलर्स और जो हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल AIFI बहुत बड़ा कैटेगरी है, इसके अंदर NBFCs सारे लोग आ जाते हैं, तो उन लोग भी जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हु कौन यहाँ पर आ गया कि कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, ऑल इंडिया AIFIs जो है एलिजिबल है CP के। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कौन कौन कॉर्पोरेट्स जो, अब यहाँ पर हमने भी कहा कि कुछ हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है, तो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स को हम लोग कैसे करेंगे, वैसे कॉर्पोरेट हैं जिनका एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है। क्राइटेरिया क्या फिक्स्ड है, द टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इज नॉट लेस देन 4 करोड़। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपनी हैज़ बीन सैंक्शन्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बोरोअल अकाउंट ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट बाय फाइनेंशियल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो अगर आपको दूसरा ये दो नहीं भी पता है, तो अगर ये भी पता है कि अगर नॉट लेस देन 4 करोड़ है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सारे कॉर्पोरेट्स जो है वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आज अगर हम एक कंपनी खोलें और हम चाहें कि हम कमर्शियल पेपर इशू कर दें तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम किसी से पैसा बोरो कर रहे हैं, तो मेरा कुछ क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट जब भी आपको एग्जाम में दिया हुआ रहे कि ऑल या फिर एवरी इस तरह का, तो इस तरह से आपको सतर्क हो जाना है और आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि ये सेंटेंस सही हो सकता है क्या, और फिर जो है आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मतलब अटेम्प्ट करिए, अगर आता है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन हम लोग अच्छे से देखेंगे। व्हाट आर वाइट लेबल ATMs? ओके, ये बहुत ही न्यूज़ में है अभी हमारा, जब भी मतलब 2016-17 के बाद से इसके बारे में काफ़ी बात हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई थी, तो उसमें ही वाइट लेबल ATMs का जो है बहुत चर्चा हुआ था कि ये कैसे हम लोग करेंगे। तो इसका जो है स्टेटमेंट्स आप देखिए। पहला स्टेटमेंट है ATMs सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़ आर कॉल्ड WLAs, वाइट लेबल ATMs। क्या ध्यान दीजिए, ATMs हम लोग देखेंगे इसका जब सॉल्यूशन, तो फिर आपको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है ATMs सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बैंक्स आर कॉल्ड WLAs। तीसरा है ATMs सेटअप ओन्ड बाय बैंक्स बट ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वाइट लेबल ATMs उस तरह के ATM को बोलते हैं जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़, और इसको हम लोग कहते हैं WLAs। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए
The white label ATMs are those ATMs which set up, owned and operated by non-bank entities. Non-bank entities मतलब क्या होगा कि कोई कंपनी है जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो बस जो है वो एक ATM का सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, उसको ऑपरेट करना चाहती है, उसको ओन भी करती है, लेकिन वो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई दूसरी चीज़ का बिज़नेस है, जैसे मेरा कार का बिज़नेस है, लेकिन हम जो है अब एक ATM का भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम उससे वाइट लेवल ATM के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। उसका कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस है जो कि आप पढ़ सकते हैं RBI के साइट पे जाके कि क्या रिक्वायरमेंट है और अभी करेंटली कितना वाइट लेवल ATMs जो है फंक्शन कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है टू एड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ड्राइव ATM पेनिट्रेशन इन द कंट्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड द लॉन्च ऑफ वाइट WLAs. प्राइवेट नॉन बैंक कंपनी शुड सेटअप, ओन एंड ऑपरेट इट्स ओन ब्रांड ऑफ। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड भी जो है वो ATM का वो उस कंपनी का ही रहेगा। जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया का ATM देखा होगा, तो वाइट लेवल ATM में क्या होगा ना कि वहाँ पे किसी भी बैंक का नाम नहीं होगा, जो भी कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका नाम यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए टाटा लॉन्चेस फर्स्ट वाइट लेवल ATM इन इंडिया अंडर द नेम ऑफ इंडी कैश। तो आपने इंडी कैश देखा होगा, इंडी कैश आपने देखा होगा कहीं पर कि ATM है, तो इंडी कैश जो है वो एक्चुअली टाटा का ओन्ड फर्स्ट वाइट लेवल ATM है। उसको वो पूरी तरह से सेटअप किया है, उसको ओन करता है, उसको ऑपरेट भी करता है, ठीक है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो बहुत ही वाइडली यूज्ड और बहुत ही जाना पहचाना ATM का टर्म है, दैट इज़ ब्राउन लेबल ATM। इस ATM का मतलब क्या होता है, दिस ATMs आर ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, वेयर एज स्पॉन्सर बैंक हुज ब्रांड इज यूज ऑन ATM टेक्स केयर ऑफ द कैश मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए कैश मैनेजमेंट का काम जो है वो करती है स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। और स्पॉन्सर बैंक का जो है ब्रांड भी जो है वो ATM में लगा रहेगा। मतलब आप समझिए कि अगर किसी बैंक का आपको ATM है तो वो हो सकता है ब्राउन लेबल ATM भी हो। वहाँ पर क्या है कि वो बैंक जो है कैश मैनेजमेंट का काम कर रहा है, मतलब जो होता है आप देखते होंगे गाड़ी से कैश आता है ऑफलोडिंग और ATM में फिल होता है वो सब, लेकिन उसका मेंटेनेंस मीन्स उसका जो सिस्टम लगा हुआ है उसका मतलब इंटरनेट या उसका सिक्योरिटी एंड ये ऑल दीज थिंग्स आर मेंटेन बाय सर्टेन अदर कंपनी। तो इस तरह के ATM को हम लोग बोलते हैं ब्राउन लेवल ATM। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि इसमें जो ब्रांड होता है वो बैंक का ही ब्रांड होता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन शेकतकर कमेटी, सेकंड है गोस्वामी कमेटी, थर्ड है NK सिंह कमेटी और फोर्थ है स्वामीनाथन कमेटी। देखिए ये सब कमिटीज़ जो हैं ऐसा नहीं है कि आप कभी नाम नहीं सुने होंगे, ये बहुत ही फेमस है, ये चारों कमेटी बहुत ही फेमस है अपने अपने रीजंस की वजह से। पर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ FRBM रिव्यू जो कमेटी था उसका हम लोग को नाम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 मीन्स NK सिंह कमेटी। NK सिंह कमेटी, देखिए कमेटी क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटीज़ फॉर्म करती हैं या कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म करती हैं, तो उन सब कमेटी का क्या होता है कि उन कमेटी का जो हेड होता है, जो हेड करते हैं उन कमेटी को, उन्हीं के नाम पर जो है वो कमेटी का नाम चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है। शेकतकर कमेटी वो जो है डिफेंस के लिए था। गोस्वामी कमेटी जो है वो आप हमें बताइएगा कि वो किस चीज़ के लिए था। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोस्वामी कमेटी और स्वामीनाथन कमेटी एंड शेकतकर कमेटी जो है ये किस रीज़न के लिए फॉर्म किया गया था, ओके। पर यहाँ पर सही आंसर जो है आपका है दैट इज़ NK सिंह कमेटी। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है FRBM रिव्यू कमेटी चेयरपर्सन जो थे उसके NK सिंह थे, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 2017। ओके, ये रिसेंट कमेटी है, बहुत पुराना कमेटी नहीं है। द रिपोर्ट वॉज मेड पब्लिक इन अप्रैल 2017। द कमेटी प्रपोज अ ड्राफ्ट डेट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 टू रिप्लेस द FRBM एक्ट 2003। अब देखिए थोड़ा सा FRBM का भी आपको बैकग्राउंड दे देते हैं। FRBM एक्ट ये था ना कि 2003 से पहले क्या होता कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आप जानते हैं कि हर साल जो है आपका बजटरी एस्टिमेट्स देती है, ठीक है। जब आप बजट का प्रेजेंटेशन होता है तो आप हमेशा ध्यान दिए होंगे कि गवर्नमेंट जो है बजटरी एस्टिमेट्स देती हैं कि उनका इतना जो है वो फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है। पर ऑब्वियसली हमेशा क्या होता था कि उनका फिस्कल डेफिसिट जो उन लोग सोचते थे या जो उन लोग प्रोजेक्ट करते थे उससे ज़्यादा चला जाता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था ना कि फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल डिसिप्लिन कभी भी इंडियन इकॉनमी में और इंडियन गवर्नमेंट में नहीं आ पाता था। तो इसी के बारे में फिर सोचा गया, फिर इस पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद फिर एक एक्ट लाया गया कि नहीं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको मैंडेटरी कर देंगे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का
थ्रू अ एक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका वायलेशन हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जो है फिर एनके सिंह कमेटी को फिर से फॉर्म किया गया था इसको रिव्यू करने के लिए, कि इसमें देखा जाए कि इसमें जो एस्टिमेट्स है या जो इसमें टारगेट्स हैं वो रीज़नेबल हैं कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही दे दिए गए हैं। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पीआरएस पे पढ़ सकते हैं। पीआरएस आपका जो साइट पर है इस पर बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप सिर्फ टाइप करिए एफआरबीएम और एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। और रिव्यू कमेटी में भी आप क्या करिए कि एनके सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है, जो प्राइमरी 3-4 रिकमेंडेशंस है कि डेट रेशियो कितना हो जाना चाहिए या सेंट्रल और डेट का रेशियो क्या होना चाहिए, तो इन सब को पॉइंट्स को अगर आप कहीं नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एनके सिंह कमेटी जो है आपका वाइडली यूज्ड क्वेश्चन में आता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन में एनके सिंह पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो ये क्वेश्चन है, रेपो रेट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ, ओके, देखिए रेपो रेट जो है वो इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, पर अब मैक्सिमम लोग को पता होगा रीपरचेजिंग जो रेट होता है। रेपो रेट जो है आपको बहुत सुने होंगे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करिए, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रेपो रेट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ, फर्स्ट है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, दूसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और फोर्थ है करेंसी स्वैप। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको फिर से हम बोलेंगे कि क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पर आपका है डायरेक्टली इज द कीवर्ड। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए रेपो रेट जो है बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, पर आपका डायरेक्टली लिंक किससे है वो आपको मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मीन्स LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब देखिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। अ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली बाय RBI दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। देखिए रीपॉस, इसी से आया है आपका रेपो, टू मेक लोन्स टू RBI थ्रू रिवर्स। और ये जो होता है जैसे इसका ऑपोजिट होता है, RBI जो है वो बैंक से लोन लेती है, लेकिन वो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स। दिस अरेंजमेंट इज इफेक्टिव इन मैनेजिंग लिक्विडिटी प्रेशर्स। लिक्विडिटी प्रेशर जो होता है बैंक्स को आता है कभी कभी, मतलब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो उनको बोरो करना पड़ता है RBI से, एंड एश्योरिंग बेसिक स्टेबिलिटी इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, इन US द फेडरल रिजर्व ट्रांजैक्ट्स रेपोज एंड रिवर्स रेपोज अंडर इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। US में जो है वो ट्रांजैक्ट करती है अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पर इंडिया में जो है ये फैसिलिटी LAF के अंदर है। ठीक है, RBI इंट्रोड्यूस दी LAF एज अ रिजल्ट ऑफ नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998। ठीक है, LAF जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का रिकमेंडेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था 1998 का, उसी पे बेस्ड था LAF। ठीक है, तो LAF जो है वो एक्चुअली क्या है कि आपका बैंक्स को क्या होता है ना, कभी कभी क्या मतलब उनका कैश स्ट्रक हो जाते हैं या फिर किसी वजह से उनका जो है मिसमैनेजमेंट होने की वजह से उनके पास जो है पैसा नहीं रहता है लेंडिंग के लिए भी या कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए और भी नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो RBI से बोरो करते हैं। तो RBI ने क्या किया, एक फैसिलिटी दे दिया जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF के अंदर क्या होता है कि बैंक के पास क्या होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो गिरवी रख कर जो है वो मतलब ऐसा कोलैटरल रख के वो उस पर बोरो कर सकते हैं RBI से। उस पर जो रेट पे जो बोरो करते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट रिवर्स रेपो होता है। रिवर्स रेपो होता है जब RBI आपका बोरो करता है बैंक से। ठीक है, अब जब बैंक RBI भी कभी कभी लोन लेता है लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए बैंक से, तो उसको जो है वो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, दोनों केस में जो है एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये LAF के अंदर जो दोनों पार्टीज़ के बीच में RBI और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम इतना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहे हैं और इतने दिन के बाद जो है हम आपको पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो LAF के बारे में भी आप थोड़ा पढ़िए और इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। MSF के बारे में पढ़िए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़िए और करेंसी स्वैप, तीनों के बारे में पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर आपका मेन क्या था बताया आपको, जो आपका मेन पॉइंट था दैट इज़ डायरेक्टली। देखिए रेपो रेट जो है वो बाकी सब चीज़ से भी रिलेटेड है, MSF से भी है, ओपन से भी है, करेंसी, पर डायरेक्टली लिंक जो है ना वो LAF से ही है। ठीक है, MSF से भी रेपो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो RBI करती है उससे भी रिलेटेड है रेपो, मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड है सारे। मतलब इकॉनमी में देखिए हर चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लेकिन आपको जब भी डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन के नीड को एड्रेस करना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा LAF। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज 5 क्वेश्चंस देखा
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये। हमने कोशिश किया कि इसमें आपका मैक्सिमम जो है कंसेप्ट कवर किया जाए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में मिलेंगे इकॉनमी के ही, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका फिस्कल फिर आपका बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, तो मिक्स टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो है वो इकॉनमी में आते रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप तब तक इकॉनमी के बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, और बाकी भी जो हमारा डेली डोज का जो सीरीज़ आ रहा है, जो हमारा हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि वो सब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे किसी भी एग्ज़ाम से, चाहे वो सीडीएस हो, ईपीएफओ हो, आपका इवन यूपीएससी हो। हम लोग क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि उसी लेवल को मैच करें। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।